सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के चौथे नहीं, एक्चुअली पांचवें क्लास और लिवरेज के सेकंड क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखो लास्ट दिन हम लोग लेवरेज पढ़ रहे थे और भैया और हम लोगों ने ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग पढ़ लिया था। एक्चुअली दोनों बहुत ही इजी था, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। भैया ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर बात करूँ तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें बताता है कि हमारी कंपनी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सही से यूटिलाइज कर रही है अपना ईबीआईटी यानी कि प्रॉफिट बनाने में। और भैया जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज में, तो वो हमें ये बताता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है लाइक इंटरेस्ट, कंपनी क्या वो ठीक से यूटिलाइज कर रही है ताकि कंपनी का ईपीएस बढ़ सके, है ना। फाइनेंशियल लेवरेज हमारा ईपीएस में फोकस रखता है, ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा ईबीआईटी में फोकस रखता है। क्योंकि हमारा जब हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं तो हम लोग का ईबीआईटी में आके खत्म हो जाता है बात, और जब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का बात करते हैं तो हम लोग का ईपीएस तक चलता है बात। ये सब तो भैया हम लोग देख लिए थे, दोनों का फॉर्मूला भी बहुत ईजी था। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। वही मैं फाइनेंशियल लेवरेज की बात करूँ तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। भैया डिग्री का बात करें तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, और अगर फाइनेंशियल लेवरेज की बात करूँ तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है भैया, दोनों ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है भैया, एग्जाम में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, दोनों में आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। ठीक है, बस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया था। ठीक है, चलो आज हम लोग भैया बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज। आज हम लोग क्या बात करते हैं, कंबाइंड लेवरेज। क्या चीज़ का बात करते हैं भैया, कंबाइंड लेवरेज। मैंने आपको कहा था ना तीन टाइप के लेवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। भैया कंबाइंड लेवरेज मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला है और फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला है दोनों को आप इंटू कर दोगे तो कंबाइंड लेवरेज मतलब एक्चुअली देखो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों ही हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर बात करता था, है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर बात करता है, फाइनेंशियल लेवरेज हमारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के ऊपर बात करता है। भैया ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की अगर बात करूँ तो सैलरी, डिप्रिसिएशन रेट, सो ऑन। भैया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो जो आप लोन लेते हो आप उसमें फिक्स रेट में आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हो, है ना। तो भैया दोनों ही कुछ ना कुछ अलग अलग फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज, तो कंबाइंड लेवरेज मतलब क्या होता है कि कंबाइंड वो दोनों को लेके ओवरऑल हमें व्यू बताता है, क्योंकि एक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, हो सकता है कि उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी हो, फाइनेंशियल भी हो। ठीक है ना, तो कंबाइंड लेवरेज में हम लोग क्या करेंगे भैया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों का फॉर्मूला, एक का था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, एक का था ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीआईटी आया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना, कंबाइंड लेवरेज का बस याद रखना, दोनों को कंबाइन कर देना। भैया दोनों को कंबाइन कर देना इसका मतलब क्या कि मैं दोनों को प्लस कर दूं, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कंबाइन लेवरेज का कहने का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को प्लस नहीं करना, दोनों को कंबाइन कर देना। ठीक है, आओ ना हम लोग एक तो इलस्ट्रेशन ही देखते हैं ना, तब जाके हमें क्लैरिटी आएगा। ऐसे तो भैया हमें भरोसा नहीं है, आप क्या बोलते रहते हो। इलस्ट्रेशन 10, ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, कुमार कंपनी का सेल है 25 लाख का। हमारे कंपनी का सेल कितना भैया, 25 लाख। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, तो भैया क्या आ जाएगा, ईबीआईटी में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है ना, सॉरी, ईबीआईटी कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा ईबीआईटी, फिर हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। बड़ा कंबाइंड लेवरेज बताओ। तो चलिए ना भैया, सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमारा सेल्स कितना है भैया, सेल्स हमारा 25 लाख का है। हमारा सेल्स कितना है भैया, 25 लाख। भैया सेल्स में से हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, आपने कहा था वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेना, ऐसे एग्जाम में आप लोग शॉर्टकट नहीं लिख सकते। वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 15 लाख, 15 लाख का हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिए। भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया कल मैंने वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को लेके आपको बताया था, 10 लाख का हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप क्या माइनस कर दोगे, अगर आप अपना फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, जो कि है आपका 5 लाख का। ठीक है ना, 5 लाख का आपने क्या माइनस कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट, तो भैया आपका क्या आ जाएगा,
EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है भैया, इसमें से अब आप क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट का डिटेल दे के रखा है भैया, एक्चुअली इंटरेस्ट का डिटेल क्या दे के रखा है कि आपने कर्जा लेके रखा है। अगर आप कर्जा लेके रखे हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा। कितना का कर्जा लिया है, 12.5 लाख का। 12.5 लाख का कर्जा में 8% इंटरेस्ट रेट है, कितना होता है बताओ। 12.5 लाख में 8%, 12,50,000 इंटू 8% कितना होता है भैया, 1 लाख का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करना है आपको, 1 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो भैया हमारा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 4 लाख का। हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 4 लाख का। ठीक है, अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, कंबाइंड लेवरेज। तो भैया कंबाइंड लेवरेज का तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, कंबाइंड लेवरेज का तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हो भैया, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है, ऑपरेटिंग लेवरेज से फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। भैया ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। भैया फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला था, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, यही फॉर्मूला था हमारा। भैया हम EBIT काट दिए, ऊपर और नीचे काट दिए, तो भैया मेरा बचा क्या, ऊपर में बचा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है मेरा 10 लाख रुपीज़ का, कंट्रीब्यूशन है मेरा 10 लाख रुपीज़ का। भैया नीचे मेरा बचा EBT है मेरा 4 लाख रुपीज़ का, EBT है मेरा 4 लाख रुपीज़ का। तो अल्टीमेट में भैया मेरा आंसर कितना आया, 2.5। मेरा कंबाइंड लेवरेज का क्या आंसर आया भैया, 2.5। ठीक है, मेरा कितना आया, 2.5। समझ आया। देखो ये लोग अलग अलग किए, ये लोग पहले ऑपरेटिंग निकाल लिए, फिर फाइनेंशियल निकाल लिए, फिर कंबाइन किए। हम ऐसे भी देखो कितना शॉर्ट में आंसर निकाल लिए। ये सुन लो, ईजी है कि हार्ड है बताओ। अब यही सम्स आपके एग्जाम में अगर 3-4 नंबर का आ गया तब तो बल्ले बल्ले, कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। बताओ हो गया। ठीक है, तो भैया हमारा जो 3 टाइप का लेवरेज था, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, तीनों का हमारे बुक में जितना सम्स है आई थिंक उतना इनफ है। अभी हम लोग आगे केस स्टडीज़ भी करेंगे। इसके बाद भी अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है तो मैं आप लोगों को CA का बुक का सम सॉल्व कराऊंगा, वो टेंशन मत लो। ठीक है, और ऐसे हम फास्ट एग्जाम भी मैं आपको कराते चलूँगा, वो सब आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी हमारा 3 टाइप का लेवरेज हो गया, 3 टाइप का लेवरेज हो गया। बस आपको फॉर्मूला कितने का याद रखना भैया, 2 का ही याद रखना है, तीसरा का तो ऑटोमेटिकली है फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा का तो अच्छा भैया एक और फॉर्मूला था ना हमारा एक और फॉर्मूला था ना। चलो 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 चलो, रुको रुको रुको, कंबाइन लेवरेज भैया एक तो ये वाला फॉर्मूला बता दिया, एक तो ये वाला फॉर्मूला बता दिया। दूसरा फॉर्मूला कैसा होगा भैया, एक सेकेंड, एक और फॉर्मूला था ना, ऑपरेटिंग लेवरेज, वो परसेंटेज वाला। कंबाइन लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, है ना, सही लिख रहा हूँ ना। ठीक है भैया, ऑपरेटिंग लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, है ना, परसेंटेज चेंज इन सेल। और भैया फाइनेंशियल लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है भैया, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT मैं काट दे रहा हूँ दोनों जगह से क्योंकि ऊपर और नीचे है। मेरा फाइनली ऊपर में क्या बचा, परसेंटेज चेंज इन EPS, मेरा फाइनली क्या बचा, परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल। तो भैया दूसरा फॉर्मूला मेरा ये हो गया कंबाइंड लेवरेज का। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ तक मेरे बच्चों को, एकदम दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया कि हमें कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला याद ही नहीं रखना। ठीक है, एकदम क्लियर, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, आगे हमारा क्या टॉपिक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा क्या टॉपिक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भैया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्ट में FBP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FBP,
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअली भैया होता क्या है, कभी कभी कंपनी को जानना होता है, कभी कभी मेरी कंपनी को जानना होता है कि मेरे को आप इतना मिनिमम खर्चा तो बता दो जिससे मेरा एकदम लास्ट में ईपीएस ना जीरो आ जाए, ईपीएस जीरो आ जाए। ईपीएस जीरो, हम लोग वो जो कल इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे उसमें एकदम लास्ट वाला क्या था भैया, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमें क्या दिखा रहा था कि मेरे इक्विटी वालों ने कितना कमाया। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या बोलता है कि सुनो, इक्विटी वाले तो हमारे घर के हैं, पहले मेरे को ये बता दो मेरे को कितना रुपया का अर्निंग करना है, मेरे को कितना रुपया का ईबीआईटी चाहिए जिससे मेरा ईपीएस तो जीरो आ जाए। तो उससे क्या है, सबसे पहले मैं अपना ये वाला टारगेट तो अचीव कर लूँ, बाद में उसके ऊपर मेरे शेयर होल्डर को जितना कमाना है मैं उस हिसाब से और अर्निंग करूँगा। समझ लो मेरा बात, ये हमें बस यह बताता है इट इज़ द लेवल ऑफ ईबीआईटी, बस इतना याद रखना, इट इज़ द लेवल ऑफ ईबीआईटी in which EPS is equal to 0, in which EPS equals to 0 बोल रहा है। ये वो लेवल है EBIT का जहाँ पर हमारा EPS जीरो हो जाएगा, ये हमारा वो लेवल है जहाँ पर हमारा EPS जीरो हो जाएगा। मतलब एक्चुअली आप समझने की कोशिश करो ना, कंपनी अपने फाइनेंस मैनेजर से पूछना चाह रहा है कि मैं कितने रुपए का अर्निंग कमाऊँ, मैं कितने रुपए का अर्निंग कमाऊँ, कितना मिनिमम रुपया का मैं अर्निंग कमाऊँ जिससे मेरा सारा खर्चा रिकवर हो जाए, है ना, भले ही मेरे शेयर होल्डर नहीं कमाए। हमारे फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि सर सुनिए, कम से कम आपको 10 लाख रुपया का तो अर्निंग करना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 10 लाख रुपया का तो अर्निंग करना ही पड़ेगा आपको सारे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अच्छा, फिर 10 लाख के ऊपर आप जितना से अर्निंग करोगे उतना आपके शेयर होल्डर का कमाई, लेकिन मिनिमम आपको 10 लाख का तो आपको अर्निंग करना पड़ेगा। तो समझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये वो लेवल है ईबीआईटी का, ये वो लेवल है हमारे ईबीआईटी का जहाँ पर हमारा ईपीएस पूरी क्या हो जाता है, ज़ीरो, जहाँ पर हमारा ईपीएस क्या हो जाता है, ज़ीरो, जहाँ पर हमारा ईपीएस क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भैया, एक मेरी कंपनी का क्या है, एक मेरी कंपनी का क्या है भैया, एक फिक्स कॉस्ट है मेरी कंपनी का, इंटरेस्ट, है ना, और भैया एक और मेरा क्या है भैया, प्रेफरेंस डिविडेंड। एक क्या है भैया, प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है कि नहीं ये बताओ? लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था कि आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो टैक्स देने के बाद, आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो टैक्स देने के बाद। बिफोर के लिए क्या करूं भैया, 1 माइनस टैक्स कर दो डिवाइडेड बाई, ये तो भैया आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चिल्ला चिल्ला के बता दिए थे, है ना। आप प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी पे करते हो टैक्स देने के बाद, लेकिन मैंने तो अभी तक टैक्स नहीं दिया, मेरे को अभी डिसीजन लेना है। दैट मीन्स टैक्स लेने से पहले के मेरे को डिसीजन लेना है, तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना कि भैया मेरा ये दो तो फिक्स कॉस्ट मेरा रिकवर हो जाए। आप बोलोगे भैया एक और जो ऊपर वाला जो फिक्स कॉस्ट था, ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट, वो नहीं रिकवर करोगे? तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या पूछा, मेरे को वो लेवल ऑफ ईबीआईटी बताओ, वो वाला फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी के ऊपर ही लग गया। नहीं समझे। देखो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे वो लेवल ऑफ ईबीआईटी पूछना चाह रहा हूँ, तो भैया मैं आपसे ये वाला आंसर मांग रहा हूँ ना। दैट मीन्स ऊपर का फिक्स कॉस्ट का बात ऑलरेडी हो चुका, बस मैं अभी आपसे क्या मांगना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कितना रुपया का ईबीआईटी लाऊं जिससे मेरा लास्ट में मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, लास्ट में मेरा ईपीएस जीरो हो जाए। आप लोग समझने की कोशिश करो। आपको लग रहा होगा कि क्यों भैया ईपीएस जीरो क्यों लाना है? अरे क्योंकि एज अ कंपनी ओनर मेरे को अपना मिनिमम अर्निंग तो पता होना चाहिए कि नहीं, मेरे को इतना तो अर्निंग करना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को इतना तो अर्निंग करना ही है, ताकि मेरा सारा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। ऊपर का नहीं हो चलेगा, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, समझे। तो वही ईबीआईटी के बाद आपका कौन कौन सा फिक्स कॉस्ट हो सकता है भैया? एक ठो इंटरेस्ट, लेकिन भैया टैक्स देने के पहले ही दिया जाता है इंटरेस्ट, तो भैया इसमें कोई लोचा नहीं है। और एक भैया खर्चा होता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन भैया आप जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो तो टैक्स देने के बाद, लेकिन बिफोर टैक्स कैसे करें, 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो। बहुत बार सीख लिए, बस ये फॉर्मूला है आपका, निकल जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इससे आपका पता है आंसर क्या आएगा, इससे आपका ईबीआईटी निकलेगा। और जब आप अपने इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी को बैठाओगे, ऑटोमेटिकली आपका नीचे ईपीएस जीरो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ईपीएस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं भरोसा, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, चलो इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 8 हमें क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड का फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वांट्स टू नो इट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। भैया एबीसी लिमिटेड अपना क्या पता लगाना चाह रहा है, एबीसी लिमिटेड को जानना अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। भैया सीधा बोलिए ना, एबीसी लिमिटेड अपना
वो वाला EBIT जानना चाहता है जिससे उसका EPS 0 हो जाए। मतलब है ना, ABC लिमिटेड क्या चाहता है, ABC लिमिटेड क्या चाहता है, जब भी बात करें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, दैट मीन्स मेरा जो कंपनी है ABC लिमिटेड वो चाहता है कि मेरे को वो वाला EBIT बता दो जिससे मेरा अल्टीमेट में EPS 0 हो जाए। ठीक है, तो जब भी बात करेगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, याद रखना आपको क्या निकालना है, EBIT। याद रखना आपको क्या निकालना है, EBIT। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा क्या फॉर्मूला था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। इसका भैया मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था जो कंपनी का फिक्स खर्चा लगता है EBIT के बाद, एक होता है इंटरेस्ट, एक मेरी कंपनी को, और एक फिक्स खर्चा क्या है, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देना, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देना। लेकिन भैया वो तो आफ्टर टैक्स जाता है, बिफोर जाने के लिए 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर देंगे, समझे। तो बताओ मेरी कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट कितना रुपया का देगी, भैया इंटरेस्ट तो मेरी कंपनी डिवेंचर के ऊपर देगी। 10 लाख का मेरी कंपनी के पास डिवेंचर है, उस पर मेरी कंपनी 10% का इंटरेस्ट दे देगी। 10 लाख का डिवेंचर, 10% का इंटरेस्ट, इतना तो समझ आ रहा है। तो 10 लाख का 10%, मेरी कंपनी 1 लाख का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, मेरी कंपनी 1 लाख का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। और भैया प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया बताओ, 5 लाख का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, भैया 5 लाख में 12% तो मेरा डिविडेंड जाएगा ही, है ना। तो 5 लाख का 12% क्या होता है भैया, 60,000 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, भैया टैक्स रेट मेरे पास कितना, 40%। क्या मैं 40% को 0.4 लिख सकता हूँ, क्या मैं 40% को 0.4 लिख सकता हूँ, बताओ। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 लाख प्लस में 60,000 डिवाइडेड बाई 0.6, यही तो सही कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो भैया मेरा क्या हो गया, 1 लाख प्लस में, कैलकुलेटर में करो, 60,000 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना होता है, 1 लाख प्लस में 1 लाख। अल्टीमेट में भैया मेरा आंसर कितना आ गया, 2 लाख। अल्टीमेट में मेरा आंसर क्या आ गया, 2 लाख। तो भैया आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर क्या आ गया, 2 लाख। आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर क्या आ गया, ये बताओ। आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर क्या आ गया, 2 लाख। हम ठीक है, समझ आया, आपका आंसर कितना आ गया भैया, 2 लाख। चलो चलो चलो, हम लोग अब अपना एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि भैया आप जो बता रहे हो सही है कि नहीं। तो भैया मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो EBIT निकालो, वो EBIT निकालो जिससे आपका EPS 0 हो जाए। हाँ, तो हमारा EBIT कितना आया भैया, हमारा EBIT कितना आया, अभी अभी आपने निकाला ना, 2 लाख। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का ही मतलब है कि आपने अपना EBIT निकाला है 2 लाख। इसमें से EBIT में से आप सबसे पहले क्या माइनस करते हो भैया, EBIT में से तो हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। मेरी कंपनी को इंटरेस्ट कितने का पेमेंट करना है, वही भैया 10 लाख का डिवेंचर है, 10% का रेट कितना हो गया, 1 लाख का मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, 1 लाख का आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से मेरी कंपनी क्या पेमेंट कर देगी, मेरी कंपनी अपना टैक्स पेमेंट करेगी। टैक्स मेरी कंपनी के पास कितना है, 40% का टैक्स है ना। तो 1 लाख का 40%, 40,000 का मेरी कंपनी टैक्स पेमेंट कर दी। तो फिर भैया हमारे पास क्या आ गया, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स कितने का आ गया, 60,000 का। अब 60,000 ये क्या मेरे शेयर होल्डर के हाथ में गया, नहीं। सबसे पहले अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। आपको क्या देना होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। मेरी कंपनी के पास कितने प्रेफरेंस शेयर है भैया, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। 12% का अगर आप डिविडेंड दोगे, 5 लाख का 12% ले भैया 60,000 का, तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड ही दे दिया। तो फाइनली नेट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना बचा, 0 अर्निंग फॉर इक्विटी। और भैया अगर आपके पास इक्विटी वाले का अर्निंग 0 बचा तो लास्ट में जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो भी 0 रहेगा। देखा, हेंस प्रूफ हमारा आंसर हेंस प्रूफ हो गया। बोलते हैं ना हेंस प्रूफ, हम लोग बचपन में मैथ में करते थे ना, हेंस प्रूफ वही वाला, वही हो गया ना। मैंने आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का ही मतलब क्या बताया था कि ये वो EBIT है जहाँ पर आपका EPS 0 होता है। तो देख लो हमने EBIT अपना निकाल लिया 2 लाख, और 2 लाख में देख लो हमारा EPS 0 हो गया। मतलब कुछ भी करके मेरी कंपनी को अगर अपना फिक्स खर्चा मेंटेन करना है, फिक्स खर्चा मेरी कंपनी को रिकवर करना है, मेंटेन करते हुए चलना है ना, तो कंपनी को 2 लाख का EBIT तो चाहिए। इसके ऊपर का जो EBIT होगा सब मेरा इक्विटी वाले का अर्निंग में जाएगा। ठीक है,
लेकिन 2 लाख का तो ईबीआईटी मेरी कंपनी को चाहिए। ठीक है, बुक के आंसर के साथ मैच करना मत करना, क्योंकि बुक वाले प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से 6 लाख रुपया ले आए नहीं पता। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर ही है 5 लाख रुपए का, मेरी कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड ले आई 6 लाख रुपये का। मुझे नहीं समझ आ रहा, बुक का आंसर में मत जाना। समझ गए? समझ गए? हो जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। समझ गए? ये वो ईबीआईटी है जहाँ पर आपका ईपीएस क्या आ गया, 0। जब भी बात करें फाइनेंशियल लेवरेज का तो हम लोग यहाँ पर ईबीआईटी कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं फाइनेंशियल लेवरेज का, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, दैट मीन्स हम लोग अपना ईबीआईटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जब भी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, दैट मीन्स कि हम लोग अपना ईबीआईटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, बताओ, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, हाँ। फिर भैया हमारे पास एक टॉपिक आता है इन डिफरेंस पॉइंट। हमारे पास एक और टॉपिक क्या आता है, इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट में आप ये याद रखना, आप ये याद रखना, इन डिफरेंस पॉइंट में आपको दो कंपनी का आपको ईबीआईटी कैलकुलेट, इन डिफरेंस में पॉइंट में आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है ना। आपको एक्चुअली क्या होता है, इन डिफरेंस पॉइंट में आपको दो कंपनी का डेटा दिया रहेगा, दोनों कंपनी का आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना है, आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना है जिससे दोनों कंपनी का, जिससे क्या बोला मैंने, जिससे मैंने आपको क्या बताया, जिससे मेरी दोनों कंपनी का ईपीएस सेम आए, है ना। इन डिफरेंस पॉइंट में आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना है जिससे दोनों कंपनी का ईपीएस सेम आए। ईबीआई इन डिफरेंस पॉइंट में आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है, आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है जिससे दोनों कंपनी का ईपीएस क्या है, सेम आए। क्या बोला मैंने, इन डिफरेंस पॉइंट में आपको ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है जिसमें दोनों कंपनी का ईपीएस सेम आए, सेम आए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? नए पेज में करिए क्या? इन डिफरेंस पॉइंट, मैंने आपको इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या बोला कि इन डिफरेंस पॉइंट, जब भी हम लोग बात करेंगे इन डिफरेंस पॉइंट का तो हमें दो कंपनी का डेटा दिया रहेगा। उसमें एक्चुअली होता क्या है, हमें ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है जिसमें दोनों कंपनी का ईपीएस सेम आए। भैया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है? तो वही देखो, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से आप क्या माइनस कर दोगे, आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 1 माइनस टैक्स, फिर टैक्स माइनस कर दिया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, 1 प्लस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस टैक्स। ठीक है, समझ आया? माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस टैक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए, इक्वल टू सेम फॉर्मूला इधर, इक्वल टू सेम फॉर्मूला इधर। क्या भैया, क्या फॉर्मूला सेम? ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर इनटू में 1 माइनस टैक्स, माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस टैक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ बी। एक ये कंपनी का, एक ये कंपनी का, दोनों कंपनी का इक्वल इक्वल टू में करोगे हो जाएगा, दोनों कंपनी का इक्वल टू में करोगे आराम से कैंसिल हो जाएगा। देख लो फॉर्मूला, एक्चुअली मैंने भी फॉर्मूला अपने से लिखा नहीं, मैं देख के लिखा हूँ क्योंकि फॉर्मूला हमारा डेवलप नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, टैक्स चला गया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया। ठीक है, लेकिन 1 प्लस टैक्स कर दिया क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आप जो भी दे रहे हो, है ना, आप तो दे रहे हो टैक्स देने के बाद, आप तो दे रहे हो टैक्स देने के बाद, लेकिन हम लोग टैक्स के साथ वाला फिगर ले रहे हैं। होल डिवाइडेड बाई आपके ए वाले में कितना नंबर ऑफ शेयर है, नंबर लिखना है, इक्वल टू सेम फॉर्मूला, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर इन प्लान बी। ठीक है, अब हम लोग इलस्ट्रेशन 9 करते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है।
इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 9? बोलता है न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कैपिटल आउटले ऑफ 400 लैक्स। बोला एक नया कंपनी में हमें कितना रुपया चाहिए, हमें करीबन 400 लाख रुपए चाहिए। एक नए प्रोजेक्ट में हमको कितना रुपया चाहिए, 400 लाख रुपया चाहिए। द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड आइदर फुल्ली बाई इक्विटी शेयर और बाई इक्विटी शेयर ऑफ 200 लाख एंड बाई लोन ऑफ 200 लाख। अच्छा, बीच में और है, बोला इंटायर अमाउंट। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, आइधर 400 लाख हम पूरी इक्विटी शेयर से उठा ले, नहीं तो 200 लाख इक्विटी शेयर से उठा ले, 200 लाख का लोन ले ले। हमारे पास दो प्लान है, हमारे पास क्या है भैया, दो प्लान है। ठीक है, हमारे पास दो प्लान है, एक हो गया प्लान ए, एक हो गया मेरा प्लान बी। एक हो गया प्लान ए और एक हो गया मेरा प्लान बी। प्लान ए में क्या है, हम पूरी 400 लाख का इक्विटी ले लें। प्लान ए में क्या है, प्लान ए में द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड आइदर फुल्ली बाय इक्विटी शेयर, हम इधर पूरी 400 लाख का क्या ले ले, इक्विटी ले ले। नहीं तो हमारा प्लान भी क्या है कि हम 200 लाख का इक्विटी ले ले और 200 लाख का लोन ले ले। हमारा प्लान भी क्या है भैया, हम 200 लाख का इक्विटी ले ले, हम 200 लाख का इक्विटी ले ले और भैया 200 लाख का हम लोन ले ले। ठीक है, हम 200 लाख का लोन ले ले। एकदम क्लियर भैया, एकदम क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर बताओ, इतना क्लियर। चलो भैया, तो भैया मेरे को बस खाली ये जानना है, दोनों में नंबर ऑफ शेयर जानना है ना, क्योंकि भैया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर हम लोग नहीं जानेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग इन डिफरेंस पॉइंट कैसे करेंगे। ठीक है भैया, मेरा एक एक शेयर का दाम 100 रुपया करके है, एक एक शेयर का दाम भैया मेरा कितना है, 100 रुपया करके। तो भैया बताओ, मेरे को उठाना है 400 लाख, 400 के बाद 5 जीरो और होल डिवाइडेड बाई एक एक शेयर का दाम है 100 रुपया। तो भैया मेरे पास कितना शेयर हो गए, मेरे पास 4 लाख शेयर हो गए कि नहीं, नंबर ऑफ शेयर 4 लाख। इस केस में भैया नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हैं भैया, 200 लाख का मेरा इक्विटी है, हर एक इक्विटी का दाम 100 रुपया, तो मेरे पास 2 लाख शेयर हुए कि नहीं, मेरे पास 2 लाख शेयर हुए कि नहीं, इतना तो आपने निकाल ही लिया होगा। ठीक है, बोला जो डेप्ट है, डेप्ट में आपका इंटरेस्ट लगता है 15%, जो भी आपने लोन लिया है लोन में आपका इंटरेस्ट लगता है 15%। वेरी गुड, टैक्स रेट हमें दे दिया। बोला कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी, बोलता आप वो वाला ईबीआईटी कैलकुलेट करो दैट वुड कीप द इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट टू द टू ऑप्शन। बोला जहाँ पर इन हमारे जो इन्वेस्टर है दोनों ही जगह इनडिफरेंट रहे। इनडिफरेंट रहे मतलब कि दोनों जगह सेम ही बात ऊपर रहा है, हमारे इन्वेस्टर को ऐसा लगे, समझे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब समझे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है कि आप ऐसा ईबीआईटी बताओ जिससे मेरा ईपीएस 0 हो जाए, जबकि इनडिफरेंस पॉइंट हमें बताता है कि आप ऐसा ईबीआईटी बताओ जिसमें हमारे इक्विटी शेयर इनडिफरेंट रहे, मतलब दोनों का ईपीएस बराबर ही है। ठीक है, तो भैया कर देंगे। देखा एग्जाम में आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में इनडिफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं रहेगा, या आपको दिमाग लगा के करना है। ठीक है, चलो चलो चलो, तो हम लोग करते हैं। भैया हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला ईबीआईटी, ईबीआईटी में से आप क्या माइनस कर दोगे, आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। फिर भैया 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, फिर भैया माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस टैक्स होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर इन प्लान ए, नंबर ऑफ शेयर इन प्लान ए। जो भैया ये फॉर्मूला सेम टू सेम इधर फॉर्मूला इक्वल टू ईबीआईटी में से आपने क्या पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट जो आया उसमें से 1 माइनस टैक्स, टैक्स का भी पेमेंट कर दिया, जो हुआ उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी पेमेंट कर दिया 1 प्लस टैक्स होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर इन प्लान बी, नंबर ऑफ शेयर इन प्लान बी। ठीक है, दोनों का डेटा अच्छे अच्छे जगह में बैठा दो। भैया मेरा फर्स्ट केस में ईबीआईटी क्या है, फर्स्ट केस में ईबीआईटी क्या है भैया, ईबीआईटी ही तो आपको निकालना है, ईबीआईटी ही तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, फर्स्ट केस में मेरा कोई इंटरेस्ट है बताओ भैया, क्या मेरा प्लान ए में, क्या मेरा प्लान ए में कोई भी इंटरेस्ट है, नहीं भैया प्लान ए में तो आप पूरा रुपया इक्विटी से उठा रहे हो, 1 रुपया का आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, 0 कर दो। टैक्स टैक्स टैक्स, भैया मेरे पास टैक्स कितना परसेंटेज है बताओ तो, 40% का मेरा टैक्स रेट है, तो भैया 40% को मैं 0.4 लिख सकता हूँ। माइनस में भैया प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह है ही नहीं मेरे पास, 0 लिख दो। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई
प्लान ए में मेरे पास कितने शेयर है, तो भैया प्लान ए में मेरे पास 4 लाख शेयर है, यस और नो भैया 4 लाख शेयर है। इक्वल टू सेकंड में आओ भैया, EBIT ही तो हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस में इंटरेस्ट। क्या मेरा प्लान बी में मेरे पास इंटरेस्ट लगेगा? हाँ भैया, आपने 200 लाख रुपया का लोन लेके रखा है, आपने 200 लाख रुपए का लोन लेके रखा है, 200 लाख में आपको 15% का आपको इंटरेस्ट तो देना है मेरे भाई। दैट मीन्स आपको 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। आपको कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करना है? 30 लाख। 30 लाख तो भैया माइनस कर दो, ठीक है भैया। टैक्स आपके पास कितना है? 40%, 0.4, माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह है नहीं, होल डिवाइडेड बाई प्लान बी में आपके पास कितने शेयर है? भैया मेरे पास 2 लाख शेयर है, प्लान बी में मेरे पास 2 लाख शेयर है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, तो EBIT इनटू में ये 1 माइनस 0.4 तो भैया 0.6 हो गया, है ना, 0.6 हो गया। देखो EBIT माइनस 0 EBIT, बीच में कुछ नहीं, इंटू क्या हो गया? 0.6। तो अल्टीमेट में मैं क्या ऐसे लिख दूँ 0.6 EBIT? सही होगा कि गलत? क्या मैं 0.6 EBIT लिख सकता हूँ? बताओ, है ना, क्लियर। होल डिवाइडेड बाई 4 लाख इक्वल टू ये कैसे लिखोगे? ये कैसे लिखोगे भैया? ऐसे लिख दो ना, EBIT माइनस में 30 लाख, ये ब्रैकेट में रन दो, इनटू में 0.6 ऐसे लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 लाख, 2 लैक्स। भैया नीचे का हम लोग दो चीज़ इधर उधर है, तो मैं इधर का जीरो काट सकता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 2 इसका क्या बन गया? 2 2 जा 4। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ? बताओ भैया। अल्टीमेट में अगर आप क्रॉस देखोगे तो ये 2 लाख ऊपर जाता, 4 लाख नीचे रहता, बात बराबर बनता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना? 0.6 EBIT होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, भैया इसको मल्टीप्लाई करो ना, ये देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? 0.6 EBIT माइनस में 30 लाख इंटू 0.6 कितना हो गया? 18 लाख। 13 लाख इंटू 0.6 इज इक्वल टू 18 लैक्स। हो गया। अब भैया ये 2 नीचे डिवाइड में, इधर जाके इंटू में हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा मेरा? 0.6 EBIT इक्वल टू 2 इंटू 0.6 कितना हो गया? 1.2 EBIT। 1.2 EBIT माइनस में 18 लैक्स इंटू 2 कितना हो गया? 36 लैक्स। बस अब हो गया हमारा काम ख़त्म, ठीक है। ये हमारा क्या भैया? 0.6 EBIT एक जगह ले आओ, 1.2 यहाँ प्लस में, यहाँ के क्या बन जाएगा? माइनस में 1.2 EBIT इक्वल टू माइनस में 36 लैक्स। क्लियर है, बस एक इक्वेशन है हमारा। अब क्या बन गया? माइनस में 0.6 EBIT, समझे, इक्वल टू माइनस में 36 लैक्स। माइनस कट कर दो, आपका लास्ट में क्या बचा? भैया EBIT को अपने जगह में रन दो, 0.6 यहाँ इंटू में, यहाँ आके डिवाइड बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 लाख होल डिवाइडेड बाई 0.6, है ना। फाइनली आपका EBIT कितना आ गया? 36 लैक्स होल डिवाइडेड बाई 0.6 कितना आ गया भैया? आपका EBIT आ गया 60 लाख रुपीज़ का। आपका EBIT आ गया 60 लाख रुपीज़ का। मतलब अगर आपका EBIT 60 लाख रुपीज़ का रहे, अगर आपका EBIT 60 लाख रुपीज़ का रहे, अगर आपका EBIT हमारा कितना रहे भैया? अगर हमारा EBIT 60 लाख रुपीज़ का रहे, हाँ, तो दोनों ही केस में मेरा EPS सेम रहेगा। दोनों ही केस में मेरा EPS क्या रहेगा भैया? सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका EBIT 60 लाख का रहे तो दोनों केस में मेरा EPS सेम ही रहेगा। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा अपना कैमरा सेटअप कर लूँ। एक्चुअली मेरे को पता है कि कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया है, लेकिन मेरा वॉइस एकदम क्लियर है। हाँ, तो चलिए अब आपका कैमरा वैमरा एकदम सब ठीक हो गया है, ठीक है। तो समझे, ये हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट देखे आप, हम लोग कैसे, हम लोग दोनों कंपनी का बस आपको नंबर ऑफ शेयर निकाल के रखना है। कैसे दोनों कंपनी का हम लोग डेटा यूज़ करके हम लोग EBIT निकाल लिए, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या भैया सच में मेरे दोनों कंपनी का अगर मेरा यही EBIT रहे
मेरे दोनों प्लान में, एक था मेरा प्लान ए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी था, और एक था भैया मेरा प्लान बी जिसमें मेरा क्या था भैया, प्लान बी में क्या था भैया मेरा इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों था। तो भैया क्या मेरा ईपीएस सेम आएगा? हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन डिफरेंस पॉइंट में तो आपने यही बताया। तो भैया मैंने दोनों का ईबीआईटी कितना निकाला? 60 लैक्स। मैंने दोनों का ईबीआईटी कितना निकाला? हाँ, दोनों का ही मैंने ईबीआईटी कितना निकाला? 60 लैक्स का मैंने ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी निकाला। अब भैया 60 लैक्स का मेरा ईबीआईटी है, ठीक है। ईबीआईटी में से हम लोग क्या पेमेंट करेंगे भैया? इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से हम लोग क्या पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट। लेकिन भैया प्लान ए में तो मेरे पास डेप्ट है ही नहीं, तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा ही नहीं। लेकिन भैया प्लान बी में मेरे पास डेप्ट है 200 लाख का 15%, तो मैं वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। प्लान ए में तो मेरे पास डेप्ट ही नहीं है, लेकिन प्लान बी में मेरे पास 200 लाख का 15%, मेरे को 30 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। भैया इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया भैया? इधर आ गया 60 लैक्स, इधर आ गया हमारे पास 30 लैक्स, ठीक है। इसमें से भैया आप क्या पेमेंट कर दोगे? आप पेमेंट कर दोगे अपना टैक्स का। टैक्स हमारे केस में कितना परसेंट गिवन है? हमारे केस में भैया 40% टैक्स गिवन है, 40%। 60 लैक्स का 40% कितना होता है? 24 लैक्स का आप अपना इधर टैक्स भर दोगे। और भैया 30 लैक्स का 40% क्या होता है? 12 लैक्स का आप अपना इधर टैक्स पेमेंट कर दोगे, ठीक है। भैया टैक्स हमने भर दिया। टैक्स भरने के बाद मेरे पास क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? इधर आ गया मेरा 36 लैक्स, इधर आ गया मेरा 18 लैक्स। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? भैया मेरे केस में प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो मुझे को सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देना होता, उसके बाद इक्विटी वालों के लिए। लेकिन भैया प्रेफरेंस है नहीं, तो भैया मेरे पास ये जो भी है ये मेरा क्या बच गया? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। ये मेरा इक्विटी वालों का अर्निंग है, ठीक है। अब भैया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास कितने हैं ये बता दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास कितने हैं ये भी बता दो। तो भैया हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था, हमारे पास प्लान ए में 4 लाख शेयर है, प्लान बी में 2 लाख शेयर है। प्लान ए में हमारे पास 4 लाख शेयर है, प्लान बी में हमारे पास 2 लाख शेयर है। तो बस भैया क्या हम ये दोनों डेटा को यूज़ करके हम लोग अपना ईपीएस अर्निंग पर शेयर हम लोग नहीं निकाल सकते? क्या हम लोग अपना अर्निंग पर शेयर नहीं निकाल सकते? भैया अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है? देखो मेरी कंपनी टोटल में 36 लाख रुपया कमाई है, लेकिन ये 36 लाख रुपया मेरा कितने शेयर में बंटवारा होने वाला है? 4 लाख शेयर में। तो पर शेयर का अर्निंग मेरा 9 रुपया करके। इस केस में देख लो मेरी कंपनी 18 लाख रुपया कमाई है, लेकिन ये 18 लाख मेरा 2 लाख शेयर में बंटवारा होने वाला है, मतलब पर शेयर 9 रुपया करके। बस इन डिफरेंस पॉइंट का तो मतलब ही ये था कि एक ऐसा ईबीआईटी निकाल लो जिससे दोनों कंपनी का ईपीएस सेम आए। और देख लो मेरी दोनों कंपनी का ईपीएस 9 रुपया और 9 रुपया ही आया। मेरे दोनों कंपनी का ईपीएस कितना आया? 9 रुपया 9 रुपया। यही तो था मेरा इन डिफरेंस पॉइंट, बोला ना। समझ आया इन डिफरेंस पॉइंट? इन डिफरेंस पॉइंट समझ आया? तो इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी निकाल लो। क्या बोला मैंने? इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी निकाल लो जिससे दोनों कंपनी का ईपीएस बराबर आए, कोई चेंज ना आए, ठीक है। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी निकाल लो जिससे दोनों कंपनी का ईपीएस बराबर आए, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा ईबीआईटी निकाल लो जिससे मेरा ईपीएस 0 आ जाए, ठीक है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी निकालो जिससे मेरा ईपीएस 0 आए। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी निकालो जिससे दोनों कंपनी दोनों प्लान का मेरा ईपीएस बराबर आए, कोई चेंजेस ना आए। ओके, ठीक है, क्लियर। तो भैया हमने ये भी सीख लिया, हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। क्लियर है हमारे पास, ये बताओ यहाँ तक क्लियर। तो भैया अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया लेवरेज में? हमने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ लिया, फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ लिया, कंबाइंड लेवरेज तो दोनों का मल्टीप्लाई था वो देख लिया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देख लिया, फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, ठीक है। फिर हमने इन डिफरेंस पॉइंट भी देख लिया, ठीक है। यहाँ तक तो भैया हमारा क्लियर है, यहाँ तक तो हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है। समझ आया?
इसमें आओ, इसमें आओ। हमारे लेवरेज से पहले हमारे पास ना EBIT और EPS एनालिसिस हमारा बचा हुआ था, ये आप लोग खुद भी कर लोगे, लेकिन चलो आज मैं करा ही दे रहा हूँ, आज मैं करा ही दे रहा हूँ। जो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग एक भी चीज़ बाकी नहीं रखेंगे, हम लोग को ये सोच के करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोग जानते हो, बस कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ ही फॉर्मूला नहीं है। ये एक्चुअली हमें क्या बोल रहा है, देखो लेट अस एज्यूम एक फर्म के पास कैपिटल स्ट्रक्चर है 1 लाख रुपए का, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर के भीतर इक्विटी भी हो सकता है, डेब्ट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। अब 1 लाख रुपए का कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरी कंपनी के पास इक्विटी शेयर है और डेब्ट भी है, ठीक है। मेरी कंपनी के पास क्या है, इक्विटी भी है, डेब्ट भी है। इक्विटी है तो 100 रुपया करके, और डेब्ट है तो डेब्ट में 10% का इंटरेस्ट जाता है। वी फर्दर एज्यूम दैट फर्म हैज़ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। बोला हमारे फर्म के पास 4 तरह के हैं। पहला केस में मेरी कंपनी के पास 100% इक्विटी है लेकिन डेब्ट नहीं है। सेकेंड केस में मेरी कंपनी के पास 75% इक्विटी है लेकिन डेब्ट है 25%। थर्ड में 50-50, फोर्थ में 25-75। टोटल 1 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो 4 तरह के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑन EPS ऑन वेरियस EBIT, अच्छा अब हमें EBIT अलग अलग दिया है। एक बार EBIT 5000, चलो हमारे पास एक बार हम लोग EBIT एज्यूम करते हैं 5000, एक बार हम लोग EBIT कितना एज्यूम करते हैं 5000, और भैया 4 तरह का ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास। पेज क्या है, पेज 599। ये हमारा कोई लेवरेज नहीं है, जनरल टॉपिक चल रहा है, बस बचा हुआ था करा लेता हूँ। हमारे पास कितना ऑल्टरनेटिव है भैया, 4 तरह के ऑल्टरनेटिव्स है, 4 तरह के, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहला क्या, जब हमारे पास EBIT कितना हो, व्हेन EBIT 5000, हमें बस EPS निकालना है, हमें बस क्या निकालना है, EPS। जब हमारा EBIT कितना रहे भैया, 5000 रहे, ठीक है। हमारा EBIT कितना, 5। भैया हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है भैया, ऑल्टरनेटिव्स बोले तो केस नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 केस है भैया। चारों केस में इक्विटी कितने रुपए का, डेप्ट कितने रुपए का बता दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। भैया मेरा 1 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर था, फर्स्ट केस में तो 100% इक्विटी, मतलब पूरा पूरी 1 लाख का इक्विटी, 0 रुपया का डेप्ट। सेकेंड केस में बात करें तो 75-25, मतलब 75,000 का इक्विटी, 25,000 का डेप्ट, ठीक है। थर्ड केस में बात करूं 50-50%, मतलब 50,000 का इक्विटी और 50,000 का डेप्ट। एंड भैया अगर मैं फोर्थ केस में बात करूं 25-75, दैट मीन्स भैया 25,000 का इक्विटी एंड 75,000 का हमारे पास डेप्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे चारों तरफ के ऑल्टरनेटिव, और चारों ही अल्टरनेटिव में मेरा कैपिटल 1 लाख का ही है। मेरा कैपिटल कितना है भैया, कैपिटल तो मेरा 1 लाख ही है, वो कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। भैया बोलता है जब भी मेरा डेप्ट है, मेरा डेप्ट में इंटरेस्ट लगता है 10% पर एनम का, मेरा डेप्ट में इंटरेस्ट कितना लगता है, 10% का, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करो। मेरा चारों ही केस में मेरा EBIT कितने का होने वाला है, मेरा EBIT कितने का है, 5000 का। मेरा EBIT कितने का भैया, 5000, 5000, 5000 एंड 5000, ठीक है। भैया EBIT में से मेरी कंपनी क्या पेमेंट करेगी, मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ना, ठीक है ना। फर्स्ट केस में तो भैया मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि मेरे पास डेप्ट ही नहीं है। सेकंड केस में मेरे पास 25,000 का कर्जा है, 25,000 का 10% कितना हो गया बाबू, 2,500 हो गया। थर्ड केस में मेरे पास 5,000 का डेप्ट है, 5,000 का 10% कितना हो गया, 500, सॉरी 50,000, 50,000 का 10% कितना हो गया भैया, 5,000 का डेप्ट हो गया। एंड थर्ड केस में, फोर्थ केस में हमारे पास डेप्ट कितना है, 75,000 का, 75,000 का 10% क्या हो गया, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया, समझ आ रहा है, 7,500 रुपया मेरा डेप्ट हो गया, हुआ कि नहीं ये बताओ, ठीक है। अब भैया क्या आ जाएगा, ये चारों माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। भैया फर्स्ट केस में मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 5,000 हुआ, सेकंड केस में मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स 2,500, थर्ड केस में 0, फोर्थ केस में भी, फोर्थ केस में भैया अर्निंग तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा 2,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब भैया टैक्स, टैक्स मेरा कितना है ये बताओ, टैक्स मेरा कितना है भैया, टैक्स इज एज्यूम टू बी 40%, टैक्स है मेरा 40% का, 5,000 का 40% कितना होता है, 2,000,
2,500 का 40% है 1,000, है ना भैया। इसमें तो मेरा अर्निंग ही नहीं है तो टैक्स क्या लगेगा, इसमें तो मेरा लॉस ही है, टैक्स क्या लगेगा, ठीक है। तो बस अब जो आया, क्या आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है भैया, 3,000, 1,500, 0 और 2,500 लॉस में, ठीक है। अब भैया मेरे केस में प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो यही मेरा बन गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, यही मेरा क्या बन गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है। अब भैया मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मेरे को ईपीएस निकालना है तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे ना। तो भैया फर्स्ट केस में मेरे पास 1,00,000 का इक्विटी है और हर एक शेयर का दाम कितना ऊपर में दिया हुआ था, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, 1,00,000 का इक्विटी है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो मेरी कंपनी के पास 1,000 इक्विटी शेयर है, सही बोल रहा हूँ ना। सेकेंड केस में मेरे पास 75,000 रुपये के शेयर है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो मेरे पास 750 शेयर है ना। थर्ड केस में भैया मेरे पास 50,000 रुपये की इक्विटी है, हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, दैट मीन्स मेरे पास 500 रुपये की 500 इक्विटी है। फोर्थ केस में मेरे पास 25,000 रुपये की इक्विटी है और हर एक शेयर का दाम 100 रुपया, दैट मीन्स मेरे पास 250 शेयर है ना। तो भैया मेरा आ नहीं जाएगा क्या अर्निंग पर शेयर, ये बता दो, क्या मेरा अर्निंग पर शेयर जिसको कि हम लोग ईपीएस बोलते हैं, क्या मेरा ईपीएस आएगा कि नहीं आएगा अब मेरा ईपीएस आएगा कि नहीं ये बता दो। भैया अब मेरा ईपीएस आएगा कि नहीं, देखो कंपनी ने कितना कमाया, फर्स्ट केस में मेरी कंपनी कमाती है 3,000 रुपया, लेकिन वो 1,000 शेयर में बंटवारा होगा तो हर एक ईपीएस कितना हो गया 3। इसे मेरा कंपनी 1,500 रुपया कमाया लेकिन 750 शेयर में बंटवारा होगा तो 2 रुपया करके, इसमें तो भैया जीरो, मेरा कंपनी कुछ कमाया ही नहीं है। इसमें भैया मेरी कंपनी लॉस कमाई है, तो मेरी कंपनी 2,500 रुपया का लॉस कमाई है और ये लॉस कितने के ऊपर बियर होगा, 250 शेयर में, तो हर एक के ऊपर में -10, हर एक के ऊपर में -10, समझ गए, यही है हमारा ईपी, ठीक है। -10 होगा, 1.0 क्यों लिखा है, 10 होगा, 3 2 0 10, समझे। ये तो भैया हमारा आंसर था जब मेरा ईबीआईटी 5,000 था, जब मेरा ईबीआईटी 5,000 था। फिर भैया सेम टू सेम होगा जब मेरा ईबीआईटी 7.5 हो, फिर जब मेरा ईबीआईटी 10,000 हो, फिर मेरा जब ईबीआईटी 12,000 हो, समझे। 4 तरह का है, 4 मैं नहीं कर रहा हूँ आप, और जब ईबीआईटी 15,000 हो, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने से प्लीज़ कर लेना, आप लोग अपने से कर लेना, ठीक है, अपने से कर लेना। ये बस क्या है आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीए के बुक से कराने लायक मिलेंगे तो मैं ज़रूर कराऊंगा, आप लोग एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आप लोग इतना एकदम बेफिक्र आप लोग क्लास करके आओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना लेवरेज खत्म करने का कोशिश करते हैं एकदम, ठीक है। चलो बाय बाय। अभी जो लास्ट में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कराया, एक बार प्लीज़ सम्स को पढ़ के एक बार अपने आप करने का कोशिश करना, एग्जाम में वहाँ से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको आके ही दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है।